नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में, जहां पर जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, बजट के पहले जो हफ्ता था वहां की मायूसी से अब बाजार पूरी तरह से करवट बदल चुका है। शैल जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने कविता जी। हम लोग तीनों मेन इंडिसेस पर रिकॉर्ड हाईस ट्रैक कर रहे हैं। निफ्टी आपको 15,000 के पार जाके दिख चुका है। सेंसेक्स 51,000 रुपए के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से बैठा हुआ है और बैंक निफ्टी की तेजी तो देखते ही बनती है। यहां पर भी आपको रिकॉर्ड लेवल्स आते हुए दिख रहे हैं और जो दर्शक और जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हमारे साथ जुड़े रहे पिछले पूरे साल, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स कमाए और उनसे बेहतरीन रिटर्न उन इन्वेस्टर्स ने कमाए जिन्होंने अपने एसआईपी में छोटा सा तड़का और जोड़ा। आपको हर साल लगभग 10% अपना एसआईपी बढ़ाना चाहिए और वो जो आपके सामने अमाउंट आता है वो आप देखते ही देखते रह जाएंगे कि कितना जबरदस्त आपने वेल्थ क्रिएट किया है बिना कुछ करे। लेकिन ये और बहुत कुछ और, कविता जी आप बताइए। लोगों ने अपना निवेश नहीं रोका है या बल्कि उसको बढ़ाया है, उनके लिए तो मुनाफे की बौछार या बारिश ही हो गई है। मैं बात कर रही हूँ श्री संदीप टंडन साहब का। आप ग्लोबली बहुत ही जाने माने व्यक्ति हैं और भारतीय बाजारों पर पिछले लगभग 25 साल से बहुत ही शानदार सटीक राय देते हुए दिख रहे हैं। आप चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं क्वांट म्यूचुअल फंड के और फाउंडर हैं क्वांट ग्रुप के। बहुत ही जाना माना एनालिटिक्स बेस्ड ग्रुप है और इसीलिए इसका नाम क्वांट भी है। टंडन साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। तो आपके जो शानदार 11 फंड्स हैं संदीप जी, वो हमारे सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं और इनकी आउट परफॉर्मेंस टंडन साहब देखते ही बनती है। मैं आपको रिटर्न्स बेसिक बता देता हूं। सबसे कम रिटर्न जिस फंड ने दिया है मार्च 24 सन 2020 से जनवरी 29 2021 तक, वो है 73%। सोचिए क्या शानदार आपने रिटर्न कमाया है। और जो सबसे ज्यादा आपने रिटर्न कमाया है वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड। इस दौरान 156% आपको ये फंड बढ़ता हुआ दिखेगा। जितने भी बेंचमार्क्स हैं 11 फंड्स के, उनको बहुत जबरदस्त तरीके से टंडन साहब की स्टॉक पिकिंग ने परास्त किया है। तो संदीप जी, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। इतना जबरदस्त रिटर्न आपने कैसे कमाया और आगे आने वाले समय के लिए आपकी क्या राय है? देखिए, हम लोग क्या मैक्रो बहुत सेंट्रिक फॉर्म है, क्योंकि जैसे हम लोग इंडिया में लोग बात करते हैं स्टॉक पिकिंग इज इम्पोर्टेंट, बट हम लोग थोड़ा मैक्रो पर्सपेक्टिव रखते हैं। हम लोग पूरा ग्लोबल एनवायरनमेंट को पहले समझते हैं कि फिर स्ट्रैटेजी पे डिसाइड करते हैं कि एनवायरनमेंट कैसा होगा, जिसको हम लोग एडेप्टिव एसेट एलोकेशन के नाम से बात करते हैं कि किस तरह का एनवायरनमेंट है। अब जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, 2018 से 2023 तक हम लोग बोलते हैं कि ये वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन फेज है। ओके, ये 5 साल की एक करीब करीब साइकिल आती है। हम लोगों ने करीब करीब 50 एक साल की साइकिल को एनालिसिस किया है ग्लोबल मार्केट में कि वॉलेटिलिटी कैसे एक्सपैंड होती है। ओके, तो 5 साल का एक्सपेंशन आता है, 5 साल का कंप्रेशन आता है। तो 2018 से 2023 तक हमको लगता है कि वॉलेटिलिटी एक्सपैंड होगी। इसमें सारे एसेट क्लास का अगर वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन दिखता है तो आपको जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं, ट्रेडिशनल जो बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी है, वो इफेक्टिव नहीं रहेगी। ओके, बहुत लोग डर जाते हैं कि इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी है बाजार में, घटपट इतना ज्यादा है, कैसे इसको मैनेज करेंगे। तो हमको ये सीखना चाहिए कि हमको इसको भी वॉलेटिलिटी भी एक इंपॉर्टेंट एसेट क्लास की तरह ट्रीट करके इसको ट्रेड करना चाहिए। किस तरह से हम इसको सिचुएशन को अपने फेवर में कन्वर्ट कर सकते। हम लोग पूरा जो एनालिसिस करते हैं वो बिहेवियर फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं कि बाजार के अंदर अपना बिहेवियर पर्सपेक्टिव कैसा है, सेंटिमेंट्स कैसा है। अगर हम लोग उसकी बात करें तो हम लोग हर एक स्टॉक सेक्टर और एसेट क्लास को सेंटिमेंट्स और परसेप्शन एनालिटिक्स को क्वांटिफाई करते हैं कि जब रिस्क एपेटाइट एकदम घट के बढ़ना स्टार्ट करती है और लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है तो ये बुल मार्केट का साइन होता है। ओके, मैक्सिमम लोगों को वो डेटा समझ में नहीं आया और काफी लोगों ने जाके अपना, जब रैली आई तो लोगों ने अपना एक्सपोजर कम कर दिया और या लार्ज कैप मिड और स्मॉल बेच के लार्ज में एक्सपोजर बढ़ा लिया। और एक्सपोजर आपने कहाँ बढ़ाया? काफी लोगों ने बैंकिंग सेक्टर में एक्सपोजर बढ़ाया। ओके, तो हम लोग उसको भी देखते हैं लिक्विडिटी एनालिटिक्स के अंदर कि किस तरह का ओवर ओनरशिप था, किस तरह के ग्लोबल इसी एनालिसिस के तहत टंडन जी हमें ये बताएं, क्योंकि बाजार तो अब हाई पे हाई बना रहा है, तो आपकी ये जो स्टडी है, रिसर्च है, वो पोस्ट बजट किन किन सेक्टर्स में रैली आने का अंदेशा या संभावना दिखाती है? तो देखिए, बजट में सबसे फर्स्ट टाइम इतना अच्छा बजट आया है कि ये अपने मार्केट को लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करें तो काफी ब्रॉड बेस रैली हो जाएगी। ओके, और जिस तरह रिस्क एपेटाइट इंक्रीज हो रहा है अभी भी इंडिया का, इसके लिए
क्लैरिटी है कि मिड और स्मॉल सेक्टर अपना लार्ज कैप से ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा। अगर हम नियर टर्म की बात करें, क्योंकि डॉलर एक रिवर्सल पॉइंट पर है, डॉलर इंडेक्स कैन रिवर्स, अगर वो होता है तो इमर्जिंग मार्केट में और कमोडिटीज में थोड़ा करेक्शन आ सकता है। बट अगर लार्जर पिक्चर देखें तो मिड एंड स्मॉल बहुत अच्छा लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस बहुत अच्छी लगती है। तो मेरी एक बड़ा हम लोग का जो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स टूल के हिसाब से बिग पिक्चर क्या आती है कि जो बीटन डाउन सेक्टर है, अंडर ओन है, अंडर रिसर्च है, अंडर कवर्ड है, और जो निग्लेक्टेड टेरिटरी के स्टॉक्स हैं जिसको कोई देखता नहीं था सालों तक, ओके, और जो अंडर परफॉर्म, उनका समय आ चुका है। ओके, अब इसी पर चर्चा आगे शुरू करते हैं। बीटन डाउन वैल्यूएशंस हैं, किसी ने कोई नजर नहीं डाली पीएसयू बैंकिंग सेक्टर पर, और जो आपने धमाका होते हुए देखा बजट में वो तो देखते ही बनता है। क्या यहां पर पीएसयू बास्केट में आपको अंडर ओनरशिप, अंडर परफॉर्मेंस, रिवर्सल ऑफ रिस्क एपेटाइट आता हुआ दिखता है क्या? दिखता ही नहीं है, एक्चुअली वो प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ओके, वो 3-4 महीने से अर्ली स्टेजेस पे था, पोस्ट बजट और लास्ट 1 महीने के अंदर वो उसको थोड़ा मोमेंटम और बिल्ड हो गया है। ओके, अभी आज जिस तरह से स्टेट बैंक का रिजल्ट आया और पूरा बैंकिंग सेक्टर और पीएसयू बैंकिंग में जिस तरह से उछाल आया है, हो सकता है कि ये इतना बड़ा उछाल आया है तो थोड़ा बहुत बाजार में करेक्शन होगा, कंसोलिडेशन होगा। बट अगर अपन 3 साल का व्यू देखें यहाँ से, तो पीएसयू सेक्टर में काफी अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना हम लोगों को दिखती है, क्योंकि बीटन डाउन है, अंडर ओन्ड है और डीप वैल्यू वाले स्टॉक्स हैं इस समय। तो ऐसे में अगर हम मिड कैप स्मॉल कैप इस पर्टिकुलर कैटेगरी की ही बात करें, क्या ये कहना सही होगा कि 2021 अब इस सेक्टर के नाम है? क्योंकि आपके फंड्स भी हम देख रहे हैं इस कैटेगरी में दोगुना रिटर्न दे रहे हैं निवेशकों को, लेकिन निवेशकों में डर, असमंजस, क्योंकि पहले घाटा खा चुके हैं इस सेक्टर में, इस तरह के फंड्स में, तो डर अभी बना हुआ है। जितना मुनाफा फिलहाल अपने फंड में एनएवी में देख रहे हैं उसको बांध कर निकल जाए, या आपको लगता है कि थोड़ा सा संयम, धीरज रखे, 2021 में इस पर्टिकुलर सेक्टर की जो है वो और बेहतर होगी? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है संयम तो रखना पड़ेगा और थोड़ा सा अपना एक्सपेक्टेशन है उसको भी कम करना पड़ेगा। जैसे 2020 में मार्च के लो से एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न सबको मिले हैं, उस तरह का रिटर्न 2021 में नहीं आने वाला है। ओके, पहला बात तो ये है। तो अगर हम 2021 को 2 हिस्सों में ब्रेक करके देखें तो मेरे को ऐसा लगता है कि फर्स्ट हाफ जुलाई तक ग्लोबल मार्केट में करेक्शन और कंसोलिडेशन होगा। बट अगर हम 2-2.5 से 3 साल का अगर होराइजन यहाँ से रखते हैं 2023 तक, तो मिड एंड स्मॉल में बड़ी तेजी है। तो बाय ऑन डिप जैसी स्ट्रैटेजी बहुत इफेक्टिव रहने वाली है। एंड ये अपने को क्लैरिटी है कि जिस तरह का बजट में जो भी चेंजेस आए हैं और गवर्नमेंट ने भी फ्रंट फुट पे जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया है, आरबीआई का भी लिक्विडिटी सपोर्ट है, वो देखते हुए ऐसा लगता है कि काफी अच्छा रिटर्न अगर हम 3 साल का होराइजन रखेंगे तो हम लोगों को मिलने वाला है। तो आई विल से संयम रख के लॉन्ग टर्म का देखना चाहिए और बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी रखना चाहिए। प्रॉफिट बुक करके घर जाने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। टंडन साहब, आपने तो इतनी बेहतरीन तरीके से सिर्फ 40 सेकंड में समझा दिया कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अगले 6 महीने की और अगले 3 साल की। अब जरा इसमें थोड़ा और ड्रिल डाउन करते हैं। ये बताइए, क्या लार्ज कैप्स हमारे देश में अब फुली वैल्यूड हैं या कहीं ऐसे एरियाज जो आपको वैल्यूएशन ऊपरी सतह की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा हो? अगर पैसा डालना है तो कौन कौन से मिड कैप सेक्टर्स में आप वहां पर डालने के संकेत देंगे? देखिए, हम लोग इस तरह से इसको डिस्कस नहीं करेंगे कि लार्ज है, मिड है, क्योंकि कोई चीज स्मॉल होती है वो मिड हो जाती है, मिड वाला लार्ज हो जाता है और लार्ज वाला भी स्मॉल हो जाता है। ओके, तो हमने जैसे मैंने आपको बोला कि जिस तरह का रिस्क एपेटाइट है उसमें क्या दिखता है, जो बीटन डाउन सेक्टर है, अंडर ओन है, जो निग्लेक्टेड, अगर हम लोग बिहेवियर फाइनेंस के एंगल से हम लोग देखें, जो निग्लेक्टेड टेरिटरी के स्टॉक्स है वो आइडेंटिफाई करना है। और जो मोस्ट एडमायर कैटेगरी के स्टॉक होते हैं जहां पे सबका ध्यान है, वो लार्ज कैप हो चाहे मिड कैप हो। ओके, ऐसे मोस्ट एडमायर कैटेगरी कुछ स्टॉक्स हैं जो मिड और स्मॉल में भी आते हैं, हमको उनको अवॉइड करना है, क्योंकि वहां पे हमारा एनालिसिस ऐसा बोलता है प्रेडिक्टिव टूल्स की उसमें बड़ा रिटर्न नहीं आएगा, वो मार्केट परफॉर्मर होंगे। ओके, जो आउट परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, ओके, तो वो उसमें आउट परफॉर्मेंस बड़ा नहीं मिलेगा। जैसे आप देखिए, स्टील सेक्टर हो गया, सीमेंट सेक्टर हुआ, ओके, और बैंकिंग में भी अगर आप देखें तो बीटन डाउन बैंकिंग ज्यादा चले हैं ये फेज के अंदर। तो हम लोगों को वही लगता है कि अगर हम यहाँ से बीटन डाउन नेम्स में देखेंगे तो उधर रिटर्न का ज्यादा अच्छा संभावना है। बट अगर अपना फार्मा सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस हो गया, इसमें भी अपॉर्चुनिटीज काफी बड़ी, और इंफ्रास्ट्रक्चर में तो मुझे काफी बड़ी अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं कि वो अभी भी नेग्लेक्टेड टेरिटरी में है और काफी बड़ा सेक्टर है।
अभी तो खाली हमने सीमेंट और मेटल्स में देखा है, उससे एंसिलरी यूनिट्स हो सकती हैं, कैपिटल गुड्स में फर्स्ट टाइम रिवाइवल दिखने की संभावना दिखती है बजट को देखते हुए, तो वहां पे भी काफी अच्छा मुनाफा होने का संभावना दिखती है हमको। बिल्कुल, हम कह ही सकते हैं आपका जो इंफ्रा फंड है पिछले 1 साल में 43.6% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर मिल चुका है ऑलरेडी। लेकिन अब हम बजट के बाद कुछ जो शॉर्ट टर्म रिएक्शंस हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि महंगाई हो गई, आपका ओवरऑल डेट पोर्टफोलियो में उसको रीबैलेंसिंग करने की बात होगी। निवेशक के लिहाज से अगर मैं समझना चाहूँ तो आपकी एनालिसिस महंगाई, ओवरऑल डेट निवेश को लेकर क्या कहती है? देखिए, अगर हम लोग इसको मैं मैक्रो के एंगल से अगर थोड़ा देखें कि अगर जैसे डॉलर इंडेक्स अभी तक घट रहा था तो अपने को एक कमोडिटीज में हमने काफी बड़ा मूव देखा है। ओके, अभी हमारा ऐसा व्यू है यहाँ से लेकर जुलाई तक, क्यों मैं जुलाई तक बात करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है डॉलर इंडेक्स जो हमारे प्रेडिक्टिव टूल्स इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ से डॉलर इंडेक्स में एक रिकवरी दिखती है। अगर इसमें रिकवरी आती है तो कमोडिटी साइकिल में थोड़ा सा गिरावट आएगी इरिस्पेक्टिव ऑफ डिमांड। तो वो बैकग्राउंड में अपना ग्लोबल इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम जरूर होने वाला है, क्योंकि जो सडनली आपने इन्फ्लेशन वर्ल्ड वाइड देखा है कमोडिटीज के कारण, उसमें गिरावट आएगी। बट अगर हम लार्जर पर्सपेक्टिव की बात करें तो इन्फ्लेशन फ्रैंकली स्पीकिंग अच्छा माना जाता है। अगर एक लेवल तक का इन्फ्लेशन है तो आपकी अर्निंग्स को सपोर्ट ही करता है। ओके, एक लेवल के बाद क्रॉस करता है वहां हमको दिक्कत होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि वो फेस आया है, और वो फेस शायद 2-3 साल और लगेगा वहां पे आने में। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि अगर अपन यहाँ से 8 से 10 साल का होराइजन पकड़े, डेवलप मार्केट में भी जिस तरह का फिजिकल रिफॉर्म्स हो रहा है और जिस तरह का अपने करेंसी में वॉलिटी दिखती है और जिस तरह का ट्रेड वॉर है जिसको हम डीग्लोबलाइजेशन फेज बोलते हैं, उसमें डेफिनेटली इन्फ्लेशन आने वाला है और बहुत बड़े स्केल पे आने वाला है। मुझे डेवलप मार्केट इन्फ्लेशन में ज्यादा बड़ी तेजी दिखती है एज कंपेयर टू इमर्जिंग मार्केट। ओके, बट इमीडिएटली नहीं लगता। अगर आप देखें कि अगर आप देखें कि बहुत जल्दी सिनेरियो में लगता है कि बहुत बड़ा इन्फ्लेशन आएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी आना। अभी हम लोगों को इन्फ्लेशन के लिए इतना घबराना नहीं चाहिए, अभी अपने पास थोड़ा टाइम है। ऐसा करते हैं टंडन साहब, लेके एक छोटा सा ब्रेक और आपने स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपनी एनालिसिस और क्यों आपको भरोसा है कि ये इकोनॉमी के विकास और रफ्तार को और आगे बढ़ाएगी, ये बताया। इसके अलावा और किन किन सेक्टर्स पर आपको लगता है कि हमें दांव लगाना चाहिए या रिकवरी जो है इनमें फर्राटा दिखाई देगी? देखिए, सबसे पहले एक अगर हम 2 मिनट फार्मा की बात करते हैं कि 2015 में वो सेक्टर पीक आउट हुआ, हमारे डेटा के हिसाब से सितंबर 2019 में वो बॉटम आउट हुआ, क्योंकि वो मोस्ट निग्लेक्टेड टेरिटरी में आ गया था, मोस्ट एडमायर कैटेगरी में था जनवरी मार्च 2015 में। तो वो एक साइकिल रिवर्स हुई, जिसको हमको लगता है कि अगले 3 साल की साइकिल है। कम से कम 2022 तक एक फार्मा का अपमूव दिखता है और एक बड़ा रैली आया, फिर मार्केट में करेक्शन और कंसोलिडेशन फेज भी हुआ। तो फार्मा ऐसा सेक्टर और हेल्थ केयर ऐसा सेक्टर हम लोगों को अपना कोर होल्डिंग में रखना चाहिए। ओके, दूसरा अगर हम बात करें इसी से लिंक करके देखें तो हॉस्पिटल स्पेस देखें, कि वो भी एक पोस्ट कोविड में हॉस्पिटलिटी स्पेस देखें, या इंश्योरेंस कंपनी देखें, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां पर्टिकुलरली, जिस तरह से टेक्नोलॉजी में रिटर्न तो मिला ही है और जिस तरह से अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो वो भी एक स्पेस बहुत बड़ा हो सकता है। तीसरा अपना कोविड के बाद हम लोग टेलीकॉम का पूरा पर्सपेक्टिव बदल गया है, वर्क फ्रॉम होम हो गया है, तो टेलीकॉम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस है। अगर और टेक्नोलॉजी को पूरा कॉम्प्लीमेंट करता है तो टेक्नोलॉजी के साथ टेलीकॉम सेक्टर भी देखना चाहिए। उसके अलावा फिर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वो काफी बड़ा सेक्टर हो जाता है, बट शुरुआत करने के लिए हम लोग उसमें सीमेंट को प्रेफर करेंगे। अगर कहीं पे भी ग्रोथ आती है तो सीमेंट कंपनी उसको पहले बेनिफिट आता है, और उसको अपनी ग्लोबल डेटा से सीमेंट पे इम्पैक्ट नहीं आता है कोई डॉलर इंडेक्स के मूवमेंट से या चाइना के मूवमेंट से या यूएस के मार्केट करेक्शन से अपने को सीमेंट पे इम्पैक्ट नहीं आता है। तो सीमेंट सेक्टर देखना चाहिए। यहाँ पे कैपिटल गुड्स या हैवी इंजीनियरिंग कंपनीज हैं, उस तरह का भी सेक्टर देखना चाहिए, क्योंकि अगर इतने सालों बाद कैपेक्स साइकिल वापस आती है, इसमें टाइम लगता है, ये 3-5 साल, 1-2-3 साल का माहौल नहीं होता है। अगर ये साइकिल वापस आती है तो कोई भी प्लांट को 3 से 5-6 साल भी लगते हैं। तो एक अगर हम देखें तो नेक्स्ट 5-6 साल के अंदर कैपिटल गुड की एक साइकिल दिखती है, तो वो स्पेस भी देखना चाहिए। उसमें फिर कुछ यूनिक स्टॉक्स भी हो सकते हैं जिनका टेक्नोलॉजी में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, तो वो सब भी देखना चाहिए। तो लार्जली रियल एस्टेट कम सेक्टर को भी बेनिफिट मिलता है। खाली हम कंस्ट्रक्शन कंपनी को ध्यान नहीं रखेंगे, खाली इंफ्रा है तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन कंपनी ले ली,
एलाइड इंडस्ट्री मटेरियल्स को, बिल्डिंग मटेरियल्स को बहुत बड़ा बेनिफिट आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर अब अगर इंफ्रा स्पेस की बात करें तो इसमें आपका रुझान मैं चाहना चाहूंगा कैपिटल गुड्स सेक्टर्स पर और ऑटो माफ कीजिए एंसिलरी यूनिट्स पर। यहां पर आपका रुझान किस तरफ होगा? वो एंसिलरी यूनिट्स जो लार्ज कंपनीज को सपोर्ट करते हैं, या वो एंसिलरी यूनिट्स जो प्रोडक्शन में है, माफ कीजिए मैन्युफैक्चरिंग में है, सीमेंट प्लेट्स बनाते हैं? किस तरीके का रुझान आपको एंसिलरी यूनिट्स में आता हुआ दिख रहा है इंफ्रा स्पेस में? पहले तो सबसे पहले जैसे आपने बजट आया है तो आपने देखा कि पहले तो फ्रंटलाइन कंपनीज में पहला रिएक्शन आता है। तो फ्रंटलाइन लार्ज कैप कंपनीज में, फिर मिड कैप्स में, सीमेंट में, इस तरह का माहौल ऑलरेडी आ चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग अपना डेटा सेट देखेंगे तो कम से कम थोड़ा लैग से आता है, 1 या 2 क्वार्टर का लैग होता है उस सब में, कि पहले रिटर्न्स यहाँ पे आएंगे, इनकी ऑर्डर बुक पोजीशन और एक्सपैंड होगी, नए बिजनेस मिलेंगे, तो उसके बाद ऑब्वियसली एंसिलरी कंपनीज को बेनिफिट आने वाला है। लेकिन वहां पे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है क्योंकि बहुत ज्यादा बीट एंड डाउन है, एकदम नेग्लेक्टेड टेरिटरी में ट्रेड करते हैं लोग, उनको देखते भी नहीं है वो सब स्टॉक्स को आजकल। तो वहां पे अगर एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर पोर्टफोलियो बिल्ड करना है तो, लेकिन बहुत कंपनी स्पेसिफिक आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जनरलाइज करके हम नहीं ले सकते। तो स्टॉक स्पेसिफिक अगर आपको एबिलिटी है फिल्टर करने की तो आप देखिए, या नहीं तो बेस्ट है कि आप किसी म्यूचुअल फंड के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में डालिए, या कैपेक्स उसके कोई स्टॉक सेक्टर का कोई फंड है तो उसमें डालिए, तो वो अपॉर्चुनिटी को वैसे भी कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड मेरे सामने जनवरी 29 तक 122% रिटर्न दे चुका है कविता जी, और इसके इंडेक्स ने 75% रिटर्न दिया। तो आप समझिए कि लगभग 50% का आउट परफॉर्मेंस आपको क्वांट एएमसी करती हुई दिखाई इस स्पेस में जहां पर कोई ब्रांड नहीं है। तो आप देखिए, इसको स्टॉक पिकिंग कहते हैं, जिसके बारे में टंडन साहब बहुत ही फेमस हैं। संदीप जी, आखिरी प्रश्न, समय बहुत कम है, ये बताइए, विदेशी निवेशकों ने जो धूम मचाई भारतीय बाजारों में सन 2020 में, क्या आपको लगता है सन 2021 में भी वो इतनी ही खुशी से अपने पैसे हमारे भारतीय बाजारों में निवेश करेंगे? तो उसके लिए मैं आपको एक लार्जर पिक्चर देखता हूँ कि 2010 से 2020 तक डेवलप मार्केट ने बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिया है और इमर्जिंग मार्केट अंडर परफॉर्म किया है। वो एक साइकिल रिवर्स हो चुकी है। हमको अगर हम यहाँ से 10 साल का बात करें कि 2020 से और 2030 के बीच का अगर अपन साइकिल देखें, या 2021 से 2030 तक का, तो इमर्जिंग मार्केट का बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस आएगा डेवलप मार्केट से। क्योंकि डॉलर इंडेक्स भले ही हम नेक्स्ट 5-6 महीने में तेजी की बात करते हैं अगर, बट कोई 10 साल का होराइजन पूछे तो वहां पे हम लोगों को काफी तकलीफ दिखती है। जो डॉलर का रेलेवेंस है वो डिक्लाइन होगा, यूएस का रेलेवेंस डिक्लाइन होगा, और जो मनी फ्लो एनालिसिस हम लोग करते हैं उसके हिसाब से मनी जो है वो यूएस से, डेवलप मार्केट से एशिया में शिफ्ट ज्यादा होगा। तो हम लोगों को एशिया सेंट्रिक इमर्जिंग मार्केट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इंक्लूडिंग जापान ऑल्सो। भले ही डेवलप मार्केट है, लेकिन अगर पैसा जब एशिया में शिफ्ट होगा तो हमारा जो भी प्रेडिक्टिव टूल्स की हम लोग बात करते हैं, एनालिटिक्स का अपना मॉडल्स की बात करते हैं, हम लोगों को एशिया ऐसा थीम दिखती है। और इंडिया डेफिनेटली एक्सपेंसिव है और एक्सपेंसिव रहेगा उस थीम के अंदर। इंडिया बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होने वाला है। ओके, और मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगले 10 साल इमर्जिंग मार्केट पे आप फोकस करिए, और इमर्जिंग अपना कंट्री इतना अच्छा रिटर्न देने वाला है कि अपने को बाहर देखने की अभी जरूरत नहीं है कि हम लोग नैस्डैक का फंड में डाल देते हैं, यूएस में पैसा डाल रहे हैं। उससे अच्छा की बात आपने कही है जो मेरे ख्याल से निवेशकों को और वो तमाम दर्शकों को भी समझ लेनी चाहिए, क्योंकि कुल मिलाकर अगर हम इस चर्चा में सार समझे तो यही निकल कर आ रहा है कि निवेशकों को बस फंड में पैसा लगा देना ही काफी नहीं होता है। आपको ये समझना है कि आपके फंड मैनेजर स्टॉक पिकिंग कैसे करते हैं, बाजार को लेकर उनका व्यू क्या कहता है, रिसर्च क्या कहती है, आपकी जोखिम की क्षमता को लेकर वो क्या कहते हैं। चलिए, तो इसी